हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश तिवारी और मेरी क्लास शंकर फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक करेंगे गॉस का प्रमेय, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझेंगे। कौन कौन सी टॉपिक रहेगी आज की क्लास में? आज रहेगी विद्युत फ्लक्स के बारे में और क्षेत्र सदिश के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। तो आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है, जो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है जी? एरिया वेक्टर। क्या नाम है? एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश। ठीक है। अब आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा कि अभी तक जो 11वीं क्लास का जो बच्चा था या जो 10वीं क्लास का जो बच्चा है, उसको अगर पूछें कि भाई एरिया क्या है, जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, है ना, या फिर मैं बना लेता, हाँ चलो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसका लेंथ L ले लेते हैं, इसका ब्रेथ B ले लेते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई पता इस आयत का, है ना। अब अगर इसका मैं क्षेत्रफल पूछूं तो बताएगा भाई क्षेत्रफल बराबर होगा, सिंपल सा बताएगा, L इंटू B कर देगा, ठीक है नहीं। अब इसका एरिया कहां पे है? इसका एरिया तो, लेकिन इसका दिशा कहां पे है? दिशा पता है क्या? नहीं, अभी तो इसका कोई दिशा नहीं पता। लेकिन हम यहां क्या लिख रहे हैं? सदिश। सदिश इसका मतलब क्या होगा? जिसकी एक निश्चित दिशा होगी। तो एरिया की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे और क्यों निर्धारित करेंगे, ये दो बातें आज अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेन कॉपी उठाइए और स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक, इसको हटा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 2D सरफेस के लिए। 2D सरफेस मतलब जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, मतलब जिसका कोई थिकनेस नहीं होगी, जिसका अंदर हम सामान नहीं रख सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात कर लें तो कोई सिंपल ऐसा एक आयताकार संरचना हो गया, या एक वर्गाकार संरचना हो गई, या एक त्रिभुजाकार संरचना हो गई, या कोई चूड़ी हो गया गोलाकार, है ना, चक्की हो गई कुछ, या फिर रोटी हो गई। ये क्या है? 2D संरचना होता है, ठीक, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, तो हम 2D संरचना की बात करते हैं ना, 2 डायमेंशनल का। इसको फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है ओपन सरफेस। क्या कहते हैं? ओपन सरफेस। और जो 3D स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे क्लोज सरफेस। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब यहां देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं क्या करता हूं ना, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। तो हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिए भाई, अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक। और यहां पर हमने कोई एरिया ले ली, सपोज ऐसे, ठीक है। एक सरफेस बना लिया, एक 2 डायमेंशनल सरफेस, दो उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, तो 2 डायमेंशन हुआ। इसको नामकरण कर देते हैं कुछ भी आप चाहो तो, ई एफ जी और एच, ये नाम दे दिए। ए एफ जी एच क्या है? एक वर्ग है जो कि एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई समतल पर है। इसकी भुजा ले लेते हैं ए और ए। तो अगर मैं इसका एरिया निकालने बोलूं तो आप फटाक से आंसर बताओगे, सर इसका जो एरिया होगा, एरिया मतलब ए से दर्शा रहे ना, एरिया क्या होगा? तो भुजा, साइड का स्क्वायर, भुजा गुणित भुजा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि भैया चलो इसको सदिश रूप में दिखाओ, तो क्या लिखेंगे? ए के ऊपर में लगाएंगे वेक्टर। अब ए वेक्टर जो होगा वो ए इंटू क्या लगेगा? एन कैप होगा। यहां ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब तो इसका मान हो गया, परिमाण। और ये एन कैप का मतलब क्या है? तो एन के ऊपर में टोपी पहना दिए। इसको कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं जी? 11वीं क्लास में पढ़े, इसको कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहा जाता है? एकांक सदिश। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दिशा का ज्ञान कराना, दिशा का ज्ञान कराना, या दिशा के बारे में बताना कि किस दिशा में लग रहा है, ठीक। मतलब हमने ए वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ए और एन का यूज किया। यहां पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिशा को बता रहा है कि किस दिशा में, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया सर कि हम चलो एरिया को सदिश तो मान लिए, लेकिन एरिया सदिश होने पर इसकी दिशा किधर जा रही है? तो इसकी दिशा लिया जाता है हमेशा सतह के लंबवत। कैसे लेते हैं? सतह के लंबवत, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, किधर लेना है भाई? तो जो सतह होगी ना, सतह के लंबवत लेते हैं, लंबवत। अब लंबवत बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। कैसे? देखो,
ये इसको मैं यहां बना लेता हूं ना, ऐसा बना हुआ है कुछ सिंपल। अब इसका लंबवत ऐसे निकलेगा z डायरेक्शन पे, ये वाला डायरेक्शन z होगा कि नहीं होगा? तो या तो इसका दिशा बाहर की तरफ हो सकता है, ऐसे इधर हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है अंदर की तरफ, हो सकता है ना। तो सतह के लंबवत क्या होती है? एरिया वेक्टर की दिशा होती है, याद रखना। मतलब अगर यहां बात करेंगे तो कौन से डायरेक्शन पे? ये z वाला जो डायरेक्शन होगा ना, ऐसे बाहर निकलता हुआ, वो उसकी दिशा को बताएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा आसान सा एग्जांपल है ना। इसी चित्र को ऐसे बना लेता हूं मैं, चलो ये ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मान लो ए बी सी डी क्या है? एक 2 डायमेंशनल कोई संरचना है, आयताकार, है ना। अब इसका बताना है एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया ले लेते हैं अपन, सपोज चलो एस। एस क्या है? सरफेस है। एस का मतलब क्या हो गया? सरफेस। अब हमें बताना है कि इसका एरिया, इसका नोटेशन क्या होगा सदिश के रूप में? तो एस के ऊपर में ऐसा एरो लगाएंगे, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे? एस इंटू, अब ये एन कैप, अभी एन की दिशा कहां होगी? अभिलंबवत बाहर की तरफ। तो इसका केंद्र बिंदु ले लेंगे, मध्य पॉइंट इस एरिया का, और यहां से बाहर की तरफ कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा इसकी दिशा, ठीक। अगर मैं इसको अंदर की तरफ एरो लगा देता तब क्या करता? अंदर की तरफ एरो लगा देता तो माइनस से डिनोट करते, ऋणात्मक दिशा की ओर, और बाहर जा रहा है तो धनात्मक दिशा की ओर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या है? तो याद रखना कि क्षेत्रफल जो है वो सदिश राशि है। हम क्षेत्रफल को सदिश राशि लेकर अध्ययन कर रहे हैं गॉस के प्रमेय, ठीक है। और इसकी डिटेल्स आगे और देखते हैं। चलिए एरिया वेक्टर को कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मतलब क्षेत्र सदिश को और आपके दिमाग में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। देखो अब हम बात कर लेते हैं किसका? एक वृत्त का। वृत्त 2D स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने वृत्त को लिया यहां पर, ऐसा कोई वृत्त है ना, चक्की रख दिया ऐसा मतलब चूड़ी को रखो और ऐसे रख दिए, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ निकलेगा ना, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, अभिलंबवत बाहर की तरफ, ठीक। सतह के अभिलंबवत बाहर की तरफ क्या होगी? इसकी दिशा हो जाएगी, क्षेत्र की दिशा, ठीक। जैसे अगर मैं ऐसे रख दिया, अभी तो मैंने इस रिंग को ऐसे रखा हुआ था गोला, अब मैं उस रिंग को कैसे रख दूं? खड़ी, है ना, ऐसा। तब क्या होगा? कैसे निकलेगा? इस तरफ। तो ये जो अभिलंबवत बाहर जा रही क्या कहलाएगी? इसकी दिशा कहलाएगी। तो याद रखना, अगर कोई 2 डायमेंशन वाला कोई सतह है और उसका क्षेत्र सदिश निकालने बोले आपको, तो सूत्र तो वही सिंपल पुराना वाला सूत्र लगेगा। आयत है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, त्रिभुज है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। लेकिन उसकी दिशा कैसे बताएंगे? तो उसकी दिशा उसकी सतह के अभिलंबवत बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं किसका? 3D का। तो 3D स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं, मतलब बंद पृष्ठ एक प्रकार का, है ना। तो ऐसे हमने ले लिया एक घन, ठीक, घन या क्यूब लेके बात करते हैं। तो क्यूब देखो, इसका अगर देखेंगे तो बहुत सारी सरफेस दिखेगी आपको। 6 सरफेस होता है ना, एक तो इधर सरफेस दिख रहा है, एक इधर सरफेस दिखेगी, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो सबका अलग अलग एरिया निकलेगा। मतलब अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये वाला साइड वाली सरफेस है नहीं, तो इसका एरिया सदिश कैसे होगा? तो अभिलंबवत बाहर की तरफ, ये इस डायरेक्शन पे, अंदर की तरफ वाला नहीं लेंगे, ठीक। 3D है, 3 डायमेंशन है, तो उसका एरिया सदिश बताने के लिए अभिलंबवत बाहर वाले डायरेक्शंस को लिया जाता है, ठीक। अगर ऊपर वाले सरफेस की बात कर लेते हैं, ये वाला सरफेस, ये जो मैंने ऊपर में बनाया, ये ऊपर की सरफेस का कैसे होगा? ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। निचले सरफेस का कहां जाएगा? नीचे की ओर। साइड वाले सरफेस का कैसे होगा? बाहर की ओर, ठीक। सामने वाले सरफेस का कैसे होगा? तो सामने वाले सरफेस का इधर होगा, ठीक है। और अंदर वाली सरफेस का कैसे होगा? जो अंदर सरफेस है तो उस साइड बाहर निकलेगा। तो याद रखना कि अगर 3D सरफेस है तो उसके पृष्ठों का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है,
और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसकी दिशा अभिलंबवत बाहर की तरफ लेना है, पृष्ठ के बाहर। एक और एग्जांपल से समझते हैं बेलन को लेकर के, सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, अब बेलन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेलन कितने भाग से मिलकर बना होता है? ऊपर वाला चकती, ऊपर का वृत्तीय भाग, नीचे का वृत्ताकार भाग, ऊपर का वृत्ताकार भाग, नीचे का वृत्ताकार भाग और बीच में ऐसा वक्र है ना। 3 पृष्ठ है, मैं इसको नाम दे देता हूं S1, S2 और S3 है। 3 भाग, ऊपर और नीचे और साइड में। अब इसका एरिया बताना है, तो ऊपर वाले का एरिया कैसे निकलेगा अभी? तो ऊपर तो एक सिंपल ऐसा एक चकती हो गई, वृत्ताकार चकती, तो कैसे जाएगा इसका एरिया? ऐसे, ये जो डायरेक्शन है ना S1 का डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसका क्षेत्र सदिश ऊपर की तरफ जाएगी, अभिलंबवत बाहर की तरफ। नीचे वाले का कैसे होगा? तो नीचे का अगर बात करेंगे पृष्ठ का, तो इसके केंद्र से अभिलंबवत नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। और इस साइड वाले सरफेस का, तो साइड वाला वक्र है, वक्राकार पृष्ठ है, ठीक, ऐसा वक्राकार पृष्ठ। तो वक्राकार पृष्ठ का आप किसी भी सतह पर, आप किसी भी स्थान पर अगर आप खींचोगे तो ये अभिलंबवत बाहर की तरफ कहां से गुजरना चाहिए? केंद्र से। केंद्र से गुजरता हुआ आप कोई रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगी? अभिलंबवत होगी इसके। तो पृष्ठ की जो अभिलंबवत रेखा है यही क्या कहलाएगी? इसकी दिशा होगी। इधर लेंगे तो इस तरफ, या फिर हम इस तरफ भी बना सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। अगर सिलेंडर ऐसा रखा है तो भी आप बना सकते हो। सिलेंडर को अगर नीचे की तरफ गिरा दिया तो ये वृत्ताकार पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल जाएगा इधर, इसका क्षेत्रफल का दिशा जाएगी इधर वाली क्षेत्र वक्र का ऊपर की तरफ, इधर वाली वक्र का नीचे की तरफ। तो याद रखना, अगर 3 डायमेंशनल कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो उसका क्षेत्र लेने के लिए हम पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ ले रहे हैं, जब 2D में भी वही करते थे। इतना समझ में आया? अब हम एक गोले की बात कर लेते हैं। ये तो क्या था? ये सर्कल था, सर्कल मतलब वृत्त था अभी तक, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गोले का, इसका गोला। अब आप बताओ वृत्त और गोला में क्या अंतर है भाई? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वृत्त का मतलब हमने क्या देखा था? सर्कल। तो वृत्त क्या हो गया? एक चूड़ी हो गई या रोटी हो गया, जिसका केवल जिसके अंदर में कुछ भाग नहीं है, मतलब हम कुछ सामान नहीं रख पा रहे हैं ना। तो गोला क्या होता है? गोला का समझ लो एक तरह से तरबूज, फुटबॉल या बर्थडे पे बुलाया हुआ कोई गुब्बारा, वो क्या हो गया? गोला, मतलब जिसके अंदर पे स्पेस है, जिसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो गोला है, तो गोले का अगर कैसे निकालेंगे? तो गोला होगा ना, तो इसका किसी एक भाग ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, जैसे तरबूज काट के निकालते नहीं, जैसे ये वाला हिस्सा काट के मैं निकाल दूं, ये वाला हिस्सा तरबूज कैसे निकालते हैं? तो कटोरी जैसा दिखेगा, ऐसा बाहर निकल के पीस। तो इसका क्या करना है? इसके केंद्र से खींचा हुआ ये जो लंबवत रेखा होगा ना, ये वाली रेखा, ये लंबवत रेखा क्या बताएगी? इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। थोड़ा साफ कर देता ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने क्या लिया? एक गोला लिया, है ना, तरबूज ले लेते हैं, उस तरबूज के टुकड़े की बात कर रहे हैं, छोटा सा सरफेस ले लिया, पृष्ठीय भाग। अब इसके पृष्ठीय भाग का एरिया सदिश बताना है, किधर है? तो इसके पृष्ठ से अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत ये जो रेखा खींचेंगे, ये क्या कहलाएगी? इसका क्षेत्र सदिश प्रदर्शित करेगा, ठीक। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्षेत्रफल को सदिश लेकर क्यों पढ़ना पड़ा, ठीक है, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक नोट कर लीजिए। तो आज आपको नया चीज सीखने को मिला। क्या नया चीज सीखने को मिला? कि क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि है, ठीक। तो क्या आयतन भी सदिश राशि है? नहीं, आयतन सदिश नहीं है, याद रखना, क्षेत्र सदिश लेकर के अध्ययन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्षेत्रफल को सदिश लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम उसके एक निश्चित दिशा बता रहे हैं कि क्षेत्र के अभिलंबवत उसकी दिशा जाएगी करके, ठीक है। तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं विद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स का। इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो आपको आगे चल के गॉस का प्रमेय समझने में और आगे फिजिक्स का समझ लो 50% हिस्सा तो क्लियर हो जाएगा आपसे, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो इसको समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं? यहां पर ये बना लिए एक समान क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, पढ़ चुके हैं, है ना।
तो ये हो गया ई। समानांतर है मतलब एक समान क्षेत्र बात कर रहे हैं। अब हम यहां पर किसी पृष्ठ की बात कर लेते हैं, कोई क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे सपोज ये, तो ये मैं बुक को रख ले रहा हूं यहां पे इस तरह से, है ना, ऐसे रख लेते हैं, कैसे भी रखो, ये ऐसे रखा हुआ है। अभी देखो ये पूरा पूरा ऐसे सरफेस है, ये बल रेखाएं हैं और ये सरफेस ऐसे, तो सब की सब इसके अंदर से होके गुजर रहा है, मतलब चारों के चारों, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो चारों बल रेखा इस पृष्ठ से होके गुजर रही। अगर सीधा सीधा रख देंगे तो, अगर हल्का से इसको तिरछा रख देंगे, ऐसे रख दिए, तो ये ऊपर वाला नहीं जाएगा, देखो सिर्फ 3, 1 2 3 इससे होके गुजरेगा, गुजर रहा है ना पृष्ठ से। फिर और घुमा देते, ऐसा रख दिए तो पृष्ठ कहीं ऐसा हो गया तो कितना होगा, केवल 2 बल रेखा गुजर रही है। इसका मतलब ये जो बल रेखा जो गुजरने वाली है, ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है कि पृष्ठ का ओरिएंटेशन कैसा है, पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, पृष्ठ अभिलंबवत है क्षेत्र के कि कुछ एंगल पे झुका हुआ है, क्लियर है ना। तो इसी आधार पर भाई कैसा रखा हुआ है, किस दिशा पे है, तो वो दिशा बताना जरूरी होता है, जिसके आधार पर हम बल रेखाओं की संख्या को बताते हैं कि कितनी बल रेखा उस पृष्ठ से गुजर रही है कि नहीं रही है, कितने बल रेखाएं पृष्ठ से गुजरेगी। इसका निर्धारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ता है, एरिया का, ठीक, एरिया सदिश का, जिसकी दिशा कैसे लेते हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत, याद रखना। अब हम अगला टॉपिक समझ लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। अभी तो बस इसकी आवश्यकता समझ रहे थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को, संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, याद रखना है ना, फ्लक्स कहते हैं। अब ये क्या है, एक एक करके समझते हैं। दर्शाना कैसे है इसको, तो इसको कैसे दर्शाया जाता है, इसको दर्शाते हैं फाई से, ऐसा सीधा गोला खींच करके लाइन खींचो, फाई से दर्शाते हैं और ई लिख देना ताकि इलेक्ट्रिसिटी समझ में आए, विद्युत फ्लक्स, ठीक। अभी होता क्या है, चलिए समझते हैं। इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया। सबसे पहले मैं क्या बात कर लेता हूं कि एक समान कोई विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक, जिसकी ये विद्युत लाइन से बल रेखाएं, ठीक। अब हम यहां पर किसी सतह ले लेते हैं, कोई भी एक पृष्ठ, चलो यहां पे एक पृष्ठ ले लीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक। ए या एस जो भी लिखो आपकी मर्जी, चलो एस ले लेते हैं, आपके बुक में एस है। तो एस क्या है, एक पृष्ठ है जो एक समान विद्युत क्षेत्र पर स्थित है। तो इससे गुजरने वाली जो रेखाएं है ना, जो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही है, तो जितनी ज्यादा बल रेखा अभिलंबवत गुजरेगी, ठीक, परपेंडिकुलर जितना निकल रहा है, वो क्या बताएगी, विद्युत फ्लक्स को बताएगी। मतलब जो आड़ी तिरछी जाएगी उसको नहीं गिनेंगे हम, किसके कैलकुलेशन करेंगे, केवल जो अभिलंबवत निकलेगी उसका, ठीक। और इसी अभिलंबवत को बताने के लिए तो हमने क्या लिया था जी, यहां पर इसका डायरेक्शन लिया था, किसका डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, क्लियर है ना। जैसे अब इसको ना समझते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा ये निकलता है, एक तो ई पे डिपेंड करता है, ई मतलब चलो मैं इसको ए से दर्शा देता हूँ, ज्यादा आसानी समझ में आता है, ए वेक्टर, एस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एरिया का ए है ना। तो ई मतलब क्या हो गया, ई मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया, तो ई रहेगा, मतलब जितना ज्यादा मात्रा में विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा बल रेखा, और जितना ज्यादा बल रेखा उतना ज्यादा फ्लक्स। भाई अभी मैंने 4 लाइन खींचा तो 4 बल रेखाएं गुजर रही, अगर 10 लाइन खींचता, पास में 10 लाइन खींच देता सघन, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स होता। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स जो है वो ई पर निर्भर करता है, तीव्रता पर, जितना अधिक तीव्रता उतना अधिक विद्युत फ्लक्स, इसलिए ई लेंगे।
दूसरा डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। देखो छोटा क्षेत्रफल है तो कम बल रेखा जा रहा है, बड़ा क्षेत्रफल कर देता तो ज्यादा मात्रा में बल रेखा गुजरता। तो किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर। क्लियर है ना? मैं आपको सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप समझे याद कैसे रखेंगे। तो जो विद्युत फ्लक्स है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, साथ ही साथ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। ठीक, और दोनों सदिश है कि नहीं? ए भी सदिश राशि है तीव्रता, एरिया भी सदिश है, अभी बताया था एरिया वेक्टर। और दोनों का कौन सा गुणनफल निकल रहा है यहाँ पे? डॉट गुणनफल। इसका मतलब याद रखना, ये इसका सूत्र हो गया। या फिर इसी को आगे जब लिखेंगे तो फाई ई बराबर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है ना जी, ई ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ थीटा क्या है तो याद रखना, यहाँ थीटा क्या है भाई? ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य का कोण, मध्य का कोण, इसको अच्छे से समझना। ठीक, थीटा का मतलब क्या है? ई और ए के बीच का कोण है। ये कॉस कहां से आ गया सर? तो ये दोनों के बीच में कैसा गुणनफल हो रहा है? डॉट गुणनफल, मतलब अदिश गुणनफल। और कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट। ठीक, और ये फ्लक्स जो है, ये विद्युत फ्लक्स जो है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका मतलब इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ठीक, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर? अब इसके आगे हम करेंगे इसका कंडीशन कि फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। चलिए अब फ्लक्स को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं, विद्युत फ्लक्स को। ठीक है, इसमें कंडीशन ले लिए। अब मैं जो कॉस कंपोनेंट आया ना उसको और समझा रहा हूं आपको कि कॉस आया तो आया कहां से? कॉस थीटा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक क्षेत्र है, ये एक पृष्ठ है। ठीक, कैसे रखा हुआ है? तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे रखा हुआ है। और ये जो मैंने पेन रखा ये इसका पृष्ठ का अभिलंबवत हिस्सा जो उसके क्षेत्रफल की दिशा को दिखा रहा है। क्लियर? अब ये जरूरी तो नहीं है कि क्षेत्रफल, ये क्या बोलते हैं, तीव्रता कैसे जा रही है? तो कैसे भी जा सकती है, कहीं से भी गुजर सकते हैं पृष्ठ के। तो मान लेते हैं कि वो क्या हो रहा है, ऐसे थीटा कोण बनाते हुए निकल रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं? थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा? इस कंडीशन पे इस पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स का मान कितना होगा? कैसे बताएंगे? तो सर परिभाषा देखो, परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, क्या सीखे थे? तो पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, पृष्ठ को फाड़ते हुए, मतलब पृष्ठ के पार जाते हुए, जैसे ये पृष्ठ है ना, तो इसके पार से कितना गुजर रहा है, तो इसी को बोलेंगे क्या? फ्लक्स। तो यहां देखो ये ऐसे जा रहा है तिरछा, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा। तो हमने पढ़ा है कोई भी चीज अगर तिरछी जाती है फिजिक्स में तो हम उसको दो घटक में बांट देते हैं, एक ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे और एक जाएगी ऐसे। इधर वाला आएगा ई साइन थीटा और इधर वाला आएगा ई कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा बना रहा है। अब अभिलंबवत कौन गुजर रहा है? ये वाला गुजर रहा है, ये अंदर से होती हुई पूरा, ये तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, छूटा हुआ बाहर निकल जाएगा ऐसे। अंदर से कौन गुजर रहा है? कॉस वाला कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ई कॉस थीटा इंटू ए, इसलिए इसको लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। समझ में आया? हमें ई का अभिलंबवत घटक लेना है, परपेंडिकुलर वाला। तो कौन सा वाला आएगा? कॉस कंपोनेंट आएगी, इसीलिए फॉर्मूले पे होता है ई ए कॉस थीटा। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लक्स कैसा है? अदिश राशि है। ठीक, क्योंकि कॉस कंपोनेंट आता है, याद रखना। अब इसका ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ दिया जाए, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बता दीजिए आप, कितना होता है इसका ऐसा ही मात्रक? तो कॉस थीटा का कोई कम बोले मत, कॉस का एक जो है अनुपातिक होता है ना, तो हम इसके में कोई मात्रक में डिस्कस नहीं करेंगे, ई और ए की बात करेंगे। तो ई का मात्रक क्या होता है? क्या होता है जी? बल और आवेश, मतलब कूलम, है ना। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो बल का न्यूटन होता है ना,
तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ई का हो गया एरिया, ए मतलब एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया इसका आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एन एम स्क्वायर सी माइनस 1, इसका एसआई मात्रक। क्लियर, समझ में आया? तो आपके लिए क्या वर्क है भाई, आपके लिए इसका वर्क हो गया वीमी सूत्र। ठीक, आप क्या करोगे, आप मुझे इसका वीमी सूत्र निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट करें, कमेंट किया करो जी। कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है सब्जेक्ट पे, कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको इसका वीमी सूत्र निकाल करके बताना जरूरी है। क्लियर, अब आगे देख लेते हैं कंडीशन। तो इसको हटाओ ऊपर का, इसको हटा देते हैं ऊपर वाली। अब इस पे देखते हैं कंडीशन, फ्लक्स कब ज्यादा होगा, कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, है ना। मतलब हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्थिति को लेकर के फ्लक्स का। ठीक, पहली स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति पहला, ये क्या है, ये चित्र को समझना, इसको फिर से मैं अपनी कॉपी की मदद से समझाता हूं। ठीक, अब देखो ये पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, पृष्ठ है ऐसे, ऐसे मैंने रखा है ना, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक, और ये जो जा रहा है ई, मतलब समझ लो ये मैं पेन को रख लिया, ये क्या है, ई है। ठीक, अब ये पृष्ठ ऐसा है, तो इस ये वाली सतह की बात कर रहे हैं, तो ये एन भी क्या जा रहा है, एस ए मतलब इसका एरिया, इस पृष्ठ का एरिया। ठीक है, तो चित्र समझ में आया। मतलब जितनी भी बल रेखाएं होंगी, पूरी की पूरी बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजर रही है। तो ये हो गई बल रेखाएं, मतलब तीव्रता ई, एक समान तीव्रता की रेखाएं। ए क्या हो गया, इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश, ये हो गया ए। दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है क्या, कितने डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, 0। कितने डिग्री का कोण है, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो यहां पर जो फॉर्मूले में रखोगे ई ए कॉस थीटा, ठीक, थीटा की जगह पे कितना रखोगे, 0 रखोगे, ये तो मैंने लिखा है, थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए, ये हो गया मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थिति दूसरा। स्थिति दूसरा कैसा है, अब मैंने पृष्ठ को रख दिया ऐसे, ये रखा है पृष्ठ ऐसे, ये दूसरा सेकंड वाला चित्र। ठीक, अब ये जो जा रहा है, ये हो गया बल रेखा, है ना। अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे जाएगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया से होगा ना, अभी लंबवत बाहर की तरफ, इस तरह से। थोड़ा ध्यान से समझना ना, ये हो गया पृष्ठ हमारा, ये हो गई बल रेखाएं, और ये निकल गया हमारा एरिया। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहां पर, ध्यान से देखो, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बना। ठीक, तो अगर फॉर्मूले रखेंगे तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो फ्लक्स क्या हो गई, 0। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको शब्दों में समझने की कोशिश करना, मतलब हम इसको लिखेंगे कैसे, कब 0 होता है फ्लक्स। तो अगर ये पृष्ठ ऐसा है और ये बल रेखाएं ऐसे जा रही है, तो यहां 0 क्यों हुआ, इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। ये तो थीटा के जगह समझ में आ गया, प्रैक्टिकली देखो, ये बल रेखाएं सीधा सीधा जा रही है, क्या पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, क्या पृष्ठ को फाड़ते हुए निकल रहा है क्या, नहीं, पृष्ठ को छूते हुए निकल रहा है, लेकिन पृष्ठ के अंदर से होकर नहीं जा रहा है। तो पृष्ठ के अंदर से होकर एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, क्योंकि ये समानांतर रखा है ना, देखो ना, ये पृष्ठ है और इसी के समानांतर बल रेखा गुजर जा रहा है, उसके अंदर से गुजरा नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कंडीशन कि जब पृष्ठ क्षेत्र के या बल रेखा के क्या हो, के समानांतर हो, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर से कुछ नहीं गुजरेगी। ये वाली कंडीशन देखते हैं, अधिकतम कब होगी, ये ऐसे, मतलब पृष्ठ रखा गया ऐसे,
मतलब ये हो गया बल रेखा, अब पृष्ठ हो गया ऐसे, मतलब बल रेखाओं के पृष्ठ के साथ कैसा है 90 डिग्री लंबवत, तब तो पूरा का पूरा बल रेखा इसके अंदर से होके गुजरेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, जब पृष्ठ बल रेखाओं के, या ई के बोल सकते हो ना, ई के क्या हो, लंबवत, तो फ्लक्स अधिकतम होता है। फ्लक्स अधिकतम होगा, ठीक। फ्लक्स अधिकतम कब होगा और फ्लक्स न्यूनतम कब होगा, शून्य कब होगा, याद रखना। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखो, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब एक नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है, गॉस प्रमेय, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत आसान सा टॉपिक है, समझिएगा क्या बोल रहा है इसमें। तो गॉस प्रमेय कब अप्लाई करते हैं, तो गॉस प्रमेय कब लगाएंगे, तो एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। एक बंद पृष्ठ मतलब 3D स्ट्रक्चर, ठीक, क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल, जैसे गोला, जैसे बेलन, है ना, जैसे घन, जैसे घनाभ, तो ऐसे क्षेत्रफल पर गॉस का प्रमेय लगाते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं गॉस का प्रमेय, कि अगर हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक, और उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, ठीक, फिर से बता रहा हूं मैं, गॉस प्रमेय में क्या बोला, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ, एक गुब्बारे की बात हो रही है, बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, ठीक। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स का मान कितना होगा, इस बंद पृष्ठ से अगर मैं कोई विद्युत क्षेत्रफल E ले लूं, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं, वही है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक। या फिर ये देखो कैसे लिखेंगे इसको गणितीय रूप में, ये फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ऐसा बोलेंगे, ठीक। संपूर्ण की बात कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन लगाए। देखो पहले अभी तक बात किए थे E इंटू ए करके बात किए थे ना, पूरा एरिया। अब एरिया कोई छोटा सा हिस्सा लिया है तो इसको ds लिख दिया, छोटा एरिया। अब गोला, देखो गोला बहुत बड़ा है ना भाई, एक छोटा हिस्से की बात करते हैं तो लेते हैं अपन ds। अब वैसे वैसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक गोला बनेगा ना। तो पूरे का निकालेंगे तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन, भाई समाकलन करते हैं तो पता ही आपको। तो संपूर्ण का निकालना है, इसलिए E इंटू ds का इंटीग्रेशन लगा देंगे, और यहाँ पे गोला लगा दिए, इसका मतलब बंद पृष्ठ, है ना। तो बराबर क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कथन क्या हो गया, इसका कथन समझ में आया। गॉस का प्रमेय कब लगाएंगे, तो भैया गॉस का प्रमेय कब लगाएंगे, जब कोई बंद पृष्ठ हो और उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित हो और हमें फ्लक्स की गणना करना हो तब। क्या कहता है इसका कथन, इसका कथन कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली जो फ्लक्स का मान होगा वो आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। संपूर्ण निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगा दो, क्लियर। अब हम करते हैं इसकी उत्पत्ति, इसको हटा रहा हूं मैं। अभी सूत्र निकाला कहां से, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो अच्छे से देखिएगा। क्या करने जा रहे हैं, उत्पत्ति करने जा रहे हैं। उत्पत्ति करने से पहले आपको वही डिटेल बताना है ना, डिटेलिंग करना आना चाहिए कि भाई इस चित्र का वर्णन करना है। इस चित्र में हमने क्या लिया, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई गोली पृष्ठ है, ठीक। इस गोली पृष्ठ का हमने क्या ले लिया है, इसके अंदर कोई आवेश ले लेते हैं, प्लस Q आवेश जो उसके केंद्र पर है, ठीक। इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। और इस क्योंकि गोला बहुत बड़ा है, पूरे गोले का एक साथ अध्ययन कर पाना मुश्किल है, इसलिए हमने क्या लिया, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितना लिए, ds। इतना समझ में आया। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना करके थोड़ा सा समझा देता हूं ना।
ds क्या है? एक छोटा सा हिस्सा। अब हम देखते हैं अंदर आवेश है, तो आवेश धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश की जो तीव्रता होती है वो कैसे निकलती है? बाहर की तरफ धक्का देगा, बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे निकलेगी कुछ। कभी भी ना केंद्र से लाइन खींचेंगे तो पृष्ठ की अभिलंबवत निकलेगा, निकलेगा ना, तो ई जाएगा इस तरह, जाएगा ना। अब हमने यहाँ पे एक पृष्ठ लिया है और हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे, अगर पृष्ठ ऐसा है तो पृष्ठ के अभिलंबवत, ये देखो यहाँ पर पृष्ठ के अभिलंबवत ये किसकी दिशा बताएगी? क्षेत्र सदिश है कि नहीं? मतलब ध्यान देंगे तो ये जो क्षेत्र सदिश है और ये जो तीव्रता है, दोनों की दिशा क्या है? एक ही जैसे है। इतना समझ में आया? तो इसका डिटेलिंग कर लेना। डिटेलिंग में आप बता देना सबसे पहले कि हमने क्या लिया है, एक गोला लिया है बंद पृष्ठ, जिसको गॉसी पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, इसका केंद्र क्या है? तो केंद्र है O। इसकी त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या है R। ठीक, केंद्र पर क्या रखे हैं? तो केंद्र पर हमने प्लस Q आवेश लिया है। क्लियर है? उसके बाद इसकी E क्या है? E तीव्रता है। ठीक है ना। ds क्या है? तो ds जो है गोली पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक, और थीटा क्या होगी? थीटा का मतलब E तथा ds के मध्य का कोण, यह हो जाएगा थीटा। कितना है कोण? देख के बताओ, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, कोण कितना है? 0। यहां थीटा कितना है? थीटा है 0। ठीक, माध्यम क्या है? माध्यम हवा या निर्वात है। माध्यम क्या है? हवा या निर्वात। ठीक है, इतना समझ में आया? कुल मिला करके चित्र का देख करके हमें डिटेल बताना था कि भाई क्या क्या हो रहा है चित्र में। इतना लिख लोगे। अब आगे करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट उसमें ऐड करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। देखो, अब हम क्या करते हैं, हम छोटे से पृष्ठ की बात करते हैं, ds पृष्ठ है ना। तो हम ले लेते हैं ds पृष्ठ है ना, छोटा ds पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डी फाई, छोटा पृष्ठ है तो छोटा फ्लक्स, डी से दर्शाते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला? क्या होता है जी फॉर्मूला? तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल लेते हैं ना। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ई ds cos थीटा, बताया था अदिश गुणनफल तो cos आएगा। यहां थीटा कितना है? थीटा 0 है क्योंकि दोनों समानांतर है, ठीक है नहीं? तो क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू cos 0 1, तो क्या हो गया? E इंटू ds किसके बराबर हो गया? डी फाई e के बराबर। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लेते हैं। चलो, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स निकाल लेते हैं। गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, तो छोटा से बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लग जाएगा। पूरे पृष्ठ का निकालने, बंद पृष्ठ का, तो बंद वाला साइन लगा दो, ई इंटू कर दो ds। अब देखो, इस केंद्र से बराबर दूरी पर कहीं पर भी आप लोगे, जहां चाहो वहां। ठीक, त्रिज्या क्या है? r है, तो तीव्रता सब में बराबर होगी ना। समान दूरी पे तीव्रता बराबर होगी, तो तीव्रता सब में समान है, तो तीव्रता निकल जाएगी बाहर। ठीक, अंदर क्या बचेगा? ds। वास्तव में ds का इंटीग्रेशन हो रहा है, छोटा सा हिस्सा है, बाद में बड़ा हो गया, तो ds का इंटीग्रेशन e निकल जाएगी बाहर में। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब क्या है जी? इसका मतलब है संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। ठीक, और कितना होता है गोले का क्षेत्रफल? 4 पाई r का
स्क्वायर इंटीग्रेशन ds का वैल्यू बोलेगा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे e इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। बस एक लाइन और है, थोड़ा देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या, इसको ले लेते समीकरण नंबर दूसरा। अब मुझे बताओ, क्या हमें e का फॉर्मूला पता है? हमें हाँ पता है, हमें e का फॉर्मूला। क्या जानते हैं हम e का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। देखो यहाँ केंद्र पर आवेश है और r दूरी की बात हो रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, आवेश से r दूरी पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r का स्क्वायर। लेते हैं ना तीव्रता का फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र पढ़िएगा कॉपी निकाल के। तो q आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता, ये आएगा सूत्र, यहां लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आया? q बाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर? फ्लक्स के बराबर। तो ये है गॉस का प्रमेय। ठीक, यहां तक नोट करो। आगे की क्लास में हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।